नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बात करेंगे जात पर। जात में क्या रखा है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने भी सुना होगा, कौन जात हो भाई। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में ये बिल्कुल आम सवाल है। समाज से लेकर राजनीति तक जिंदगी के हर पहलू पे जाति छाई रहती है। हर पार्टी टिकट बांटते वक्त हिसाब लगाती है कि इस इलाके में किस जाति के कितने वोट हैं। लेकिन यह हिसाब लगता कैसे है? जाति की यह गिनती सही है या गलत है? जात पात को मिटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद अब तक कैसे और क्यों जिंदा है जाति? और इस सब के बाद भी हर जाति के लोगों की गिनती क्यों नहीं होती है? अब जाति जनगणना का सवाल उठा है, तो फिर उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? उस पर इतना विवाद क्यों है? इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करूं उससे पहले और आपको अपने मेहमानों से मिलवाऊं उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना याद रखिएगा, ताकि आपको खबर मिल जाया करे जब भी नया वीडियो आए या जब भी मैं लाइव आऊं। और आजकल अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सुपर थैंक्स, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स। ये नई व्यवस्थाएं हैं जिसके जरिए आप हमारे जैसे लोगों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं बातचीत। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपको मिलवा दूं। हमारे साथ अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव जुड़े हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं इन विषयों पर ये काफी समय से काम कर रहे हैं। और अभी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। इनको आपने एक दूसरी भूमिका में बहुत देखा होगा। ये यूथ फॉर इक्वलिटी नाम का एक संगठन चलाते हैं, थे अभी ये साफ करेंगे क्योंकि मुझे ये स्पष्ट अभी करना होगा। लेकिन ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बहुत मेधावी छात्रों में रहे हैं, और वहां इन्होंने अच्छा भला आंदोलन भी चलाया है और बहुत लोगों का इलाज किया भी है, करवाया भी है। और डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर या सरकार के प्रवक्ता के तौर पर मैंने इनको आमंत्रित नहीं किया, मैंने इनके व्यक्तिगत विचारों के लिए किया है। तो लक्ष्मण जी, कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार आलोक जी। जी नमस्कार। मैं बातचीत की शुरुआत लक्ष्मण जी आपसे करना चाहता हूं कि ये जो बुनियादी सवाल है, जात में क्या रखा है, क्या जरूरत है कि जात की गिनती की जाए, क्यों जाति की जनगणना का सवाल उठ रहा है? आलोक जी, पहले शुक्रिया, आपने इस बेहद जरूरी विषय पर बातचीत रखी है। असल में जाति पर बात करने से ही मुझे लगता है देश में एकमात्र पहचान ऐसी है कई पहचानों में से जिस पर बात करने से ऐसा कहा जाता है कि इस पर आधारित जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन ये तर्क धर्म पर बात करना, भाषा पर बात करना, क्षेत्र पर बात करने पर लागू नहीं होता। जाति पर इसीलिए बातें या तो बहुत पर्देदारी में होती हैं या बहुत छिप छिपा के होती हैं, इसलिए भी ये दिक्कत बनी हुई है। अब सवाल ये है कि जाति की बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जाति है। अगर जाति खत्म हो चुकी होती तो जाति पर बात भी खत्म हो जाती। अगर जाति है तो जाति के नाम पर गैर बराबरी है, जाति के नाम पर भेदभाव है, जाति के नाम पर तमाम तरह की दिक्कतें हमारे समाज में आज भी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट बंटवारे को देख लीजिए या चुनी हुई सरकारों के द्वारा बनाई जा रही नीतियों को देख लीजिए, दोनों जगह जाति एक जगह छिप छिपा के आती है और एक जगह खुलेआम आती है। छिप छिपा के आने में कोई दल ऐसा नहीं है जो जातियों को का समीकरण बिठा करके कौन टिकट बांटेगा, कितना टिकट दिया जाएगा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की जाति बताई जाती है। भले ही आप मुख्यमंत्री रहे लेकिन जाति नहीं बताते, लेकिन चुनाव लड़ना है तो आप बताएंगे कि आप ओबीसी हैं। राष्ट्रपति बनाएंगे तो आप बताएंगे कि ओबीसी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 मंत्री बनाएंगे तो कहेंगे ओबीसी बनाया, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के। दूसरी तरफ सरकार जब नीतियां बनाती है तो जो तहसील में तहसीलदार की हस्ताक्षर से, सरकारी विभाग से जातियां प्रमाणित की जाती हैं। और अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद इस देश की कोई जाति ऐसी नहीं है जो जाति के नाम का लाभ नहीं ले रही, यानी आरक्षण के लाभार्थी नहीं है। तो उन सबको जाति के नाम पर पहचान पत्र दिया जा रहा है, यानी सरकार भी जाति को कंसीडर करती है। जाति के नाम पर योजनाएं बनती हैं, नीतियां बनती हैं, शिक्षा जगत में फेलोशिप देना है, किस पर कितना बजट देना है, ये सारी चीजें जाति के नाम पर तय होती है। इसलिए
जाति जनगणना का सवाल या जाति पर बहस का सवाल इस राष्ट्र के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की पहचान अगर तमाम पहचानों में से, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मैं अगर एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मेरी कक्षा में महिलाएं ना हो, लड़कियां ना हो, तो मुझे चिंता होगी कि मेरी कक्षा मुकम्मल नहीं है। वैसे ही अलग अलग पहचाने हैं, किसी क्षेत्र के ही लोग ज्यादा हो जाएं तो मुझे लगेगा कि ये इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं है। वैसे एक राष्ट्र तब तक इंक्लूसिव नहीं बनता जब तक उसकी हर पब्लिक स्पेस में हर तबके की नुमाइंदगी सुनिश्चित न की जाए। इसलिए भी जाति जनगणना पर बात होनी चाहिए, गिनती पता चले, ताकि जो सरकार नीतियां बनाती है वो ठीक ढंग से बना पाए, जो पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे। इसलिए जाति जनगणना एक खुली बहस का विषय है जिस पर खुले मन से बात होनी चाहिए, और सरकारों को आगे आकर कि अगर जाति खत्म करना है तो जातियों को गिनकर उनकी गैर बराबरियों को बाकायदे डेटा के साथ चिन्हित करके फिर आगे आप मूवमेंट बढ़ाएं कि आप कैसे जातियों को खत्म करें। जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणियां रखें तो हम लोग इस कार्यक्रम को जल्दी भी खत्म कर पाएंगे, बात भी सीधी रहेगी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर, ये जाति की जनगणना इस वक्त ये बात क्यों उठ रही है, अब तक ये बात क्यों नहीं हुई? अगर इतनी गहरे से जाति बैठी हुई है, मुझे जैसे लगता है कि मैं किसी की जाति नहीं पूछता हूं। हालांकि मैंने कहा कि कौन जात हो भाई, लोग पूछते हैं, इसके बिना गुजारा नहीं होता है बहुत सी जगहों पे। लेकिन मुझे लगता है कि जाति का ऐसा क्या रिलेवेंस रह गया है? क्या जाति खत्म नहीं हो रही है? हम लोग जहां काम करते हैं वहां आसपास लोगों की जात पता नहीं करते हैं। ये जाति मोटे तौर पे तो राजनीति में ही दिखाई पड़ती है हमको, सबसे ज्यादा चुनाव के वक्त दिखती है। फिर जब इसकी गिनती की बात आती है तो क्या वजह है? कौन है? सरकार है, वो राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते हैं कि जाति गिनी जाए, और क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं, देखिए आपका प्रश्न बहुत गंभीर है। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर हम जाति नहीं पूछते तो इसमें हमारी भलमनसाहत तो है, लेकिन हमारी जाति न पूछने से जाति खत्म नहीं हो जाएगी। अगर मीडिया का, आप लोग तो खैर अल्टरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म है, हम मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात कर लें जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई जाति नहीं पूछता प्रकारांतर से, तो क्या उस मीडिया हाउसेज में अनिल चमड़िया, योगेंद्र यादव ने लोक नीति के साथ सीएसडीएस का सर्वे किया 2006 में, और उसमें बता रहे हैं कि 98 to 99% जो ब्यूरो चीफ जैसी पोस्ट है उसमें अपर कास्ट के लोग बैठे हैं। तो जाति बिना पूछे भी तो ये हो रहा है। मैंने आरटीआई लगाई 1 जनवरी 2020 तक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 97% पोस्ट जो है प्रोफेसर्स की वो अपर कास्ट के पास है। हमने जातियां नहीं पूछी, फिर भी आंकड़ा हमारे सामने। 2019 तक ओबीसी के 0 प्रोफेसर थे, हमने जातियां नहीं पूछी। यानी जाति नहीं पूछना एक व्यक्तिगत भलमनसाहत तो हो सकती है, लेकिन सामाजिक नीति नहीं। अब दूसरी बात कि आप कह रहे हैं जातियां नहीं टूट रही, बिल्कुल टूट रही हैं। संविधान जितना असर कर रहा है भारत की जनता पर, बहुत हद तक जातियां टूट रही हैं। बहुत सी पॉलिसी बनी, बहुत से मूवमेंट हुए, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि जातियां कमजोर पड़ रही हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि मुंह छिड़कने पर अभी भी मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, और कई जगहों पर इंटरव्यू होने पर एनएफएस भी किया जा रहा है। और जहां जातियां नहीं पूछ रही, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने में कोई रिजर्वेशन नहीं है, 340 लोग लेटरल एंट्री से गए जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेरा सवाल है कि उसमें आप चिन्हित तो करेंगे कि एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी क्यों नहीं पहुंच पाया? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये चिन्हित तो करेंगे। डॉक्टर कौशल मिश्रा, आप जब यूथ फॉर इक्वलिटी चला रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि आपसे ही पूछूंगा, अभी आप यूथ फॉर इक्वलिटी से जुड़े हैं या आप पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं? लेकिन यूथ फॉर इक्वलिटी के दौरान आपने इस विषय पे बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, चर्चा भी की है। आप इस तर्क से सहमत हैं कि जाति की गणना तो हो ही जानी चाहिए, उसके बाद फैसले हों? आलोक जी, पहले तो जो आपका पहला सवाल, यूथ फॉर इक्वलिटी का फाउंडिंग मेंबर था। यूथ फॉर इक्वलिटी अभी भी सक्रिय है, पर मैं उसमें एक्टिव नहीं हूं। मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल था, वो एक सोसाइटी है, वो एक सारी ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां रजिस्टर्ड थी सब फॉर्म में रजिस्टर्ड है। तो मैंने उसके पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक्टिव मेंबर हूं और इस समय उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता हूं। तो इसलिए मैं यूथ फॉर इक्वलिटी के बिहाफ पे भी कुछ नहीं बोल सकता। एज ए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का इस समय स्पोक्स पर्सन हूं। तो इस समय जो आपके इंटरव्यू में बात हो रही है, ये डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने जो सीखा है, जो जाने नॉलेज की है, उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूं।
अब बात आती है कि जात की जनगणना क्यों नहीं कर देनी चाहिए, यही सवाल है। जी। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनको ले लें, राजीव गांधी को ले लें, इंदिरा गांधी को ले लें, सभी का ये मानना था कास्ट इज एंटी नेशनल। पार्लियामेंट की डिबेट्स में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में लिखा हुआ। संविधान जब बनाया जा रहा था तब भी कास्ट के ऊपर बहुत बहस हुई, लेकिन कभी कास्ट को एक आइडेंटिफाइंग पॉइंट नहीं माना गया। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जब से आजादी हुई है उसके बाद हम एक संविधान में बंधे हुए हैं, और उसके अगर आर्टिकल को देखें 12, 13, 14 सबको देखें तो उसमें कहीं भी जाति को एड्रेस नहीं किया गया है। उन्होंने एक क्लास कहा है, और शायद संविधान जो अंबेडकर साहब थे उनका ये मानना था कि जाति को खत्म करना ही, अगर हम जाति बेस्ड कुछ भी करते रहेंगे तो कभी जाति खत्म नहीं होगी। तो जाति के अलावा कुछ ऐसे आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, जिससे कि हम हर जाति में जो एक गरीबी रेखा के नीचे कहें, हालांकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हैं और जिसमें एक लाइन लिखी गई है, उस पैरा को उठा के बोलते हैं कि रिजर्वेशन इज नॉट अ टूल फॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अपलिफ्टमेंट, लेकिन उसी जजमेंट 9 जजेस बेंच में यह भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज आउटकम ऑफ सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन ऑल टुगेदर। मतलब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक कॉमन पॉइंट बनता है जिस पर कि सारे जातियों में गरीब हैं, सारे जातियों में अमीर हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को क्राइटेरिया बनाएंगे और जाति के अलावा कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाएंगे जो जाति को एड्रेस नहीं करते हैं, तो शायद हम एक ऐसा भारत का सपना देख सकते हैं आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, कि जब जातियां नहीं होंगी। हम जिस जाति को खत्म करना चाहते हैं, जिस जाति से हमारे साथी, दोस्त, पूरी सोसाइटी कहती उसने सफर किया हजारों सालों से, हम उसी जाति से चिपक करके उस जाति को खत्म कभी नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को जब तक हम नहीं मान लेंगे तब तक हम इस जाति में एक विशियस साइकिल बनता जाएगा। कभी एक जाति प्रोमिनेंट होगी, कभी दूसरी जाति प्रोमिनेंट होगी, और ये साइकिल में जातियां बनी रहेंगी और राजनीति इस पे होती रहेगी। आप ये देखिए कि 1931 में आखिरी बार कास्ट सेंसस हुआ था। उस समय अगर आप सेंसस को देखें तो 1664 के आसपास जातियां आइडेंटिफाई की थी उस जमाने में। आज आजाद भारत में, जहां तक मुझे लास्ट गिनती याद है, करीब 56,000 मैंने पढ़ी थी, कितनी जातियां हैं। तो जातियों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हर आदमी एक नई जाति अपने आगे जोड़ लेता है और 10 पीढ़ी तक चल जाती तो एक जाति बन जाती है। तो जाति एक फ्लूइड सिचुएशन है, जाति एक सच्चाई भी है, लेकिन जाति का जितना जहर फैला था और जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि जाति के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जब तक वो जाति छोड़ी नहीं जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। तो हमें कहीं वो शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से कि जाति का आइडेंटिफिकेशन खत्म करें। और इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना काका कालेलकर कमीशन, उसमें आप देखिए बहुत सारे इंडेक्स दिए हुए हैं, क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे उसमें दिया हुआ है अगर कच्चा मकान है, पक्का मकान है, साइकिल है, नहीं साइकिल, उस समय के सोशल इंडेक्स थे। आपके पास महिला है उसको ज्यादा पॉइंट दिए गए हैं, पुरुष को उसके कम पॉइंट दिए गए हैं, घर में बैलगाड़ी है या नहीं है, अलग अलग तरीके क्राइटेरिया जो सोशल उस समय के इंडिकेटर्स थे, उसको क्राइटेरिया बना करके काका कालेलकर ने रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद आपको भी पता है जो जातियों का ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, ये मंडल कमीशन जब आया है, और वो क्यों आया है हम सब जानते हैं। वीपी सिंह को अपनी राजनीतिक फायदे के लिए मंडल कमीशन को खोलना पड़ा, और उसके बाद से वो सारे, आप याद कीजिए आलोक जी, मुझे नहीं मालूम 91, 89 के जो एंटी रिजर्वेशन या ये कहें कि एंटी मंडल का जो आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत सारे यादव भाई, मैं यादव भाई का नाम ले रहा हूं क्योंकि सामने बैठे हुए हैं, यादव हुए, जाट हुए, बहुत सारे लोग थे
जिन्होंने उसके अगेंस्ट पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे लोग, अगर हम देखें, जा करके देखें, हमारे पास लिस्ट है, उसमें बहुत सारे बैकवर्ड थे जिन्होंने सुसाइड किया था। वो उसी लिए क्योंकि वो उस समय उसको अपोज करते थे। पर जब ये दिखा कि जातियों में जुड़ने से इंडिविजुअल का फायदा हो रहा है, समाज का फायदा नहीं हो रहा है, देश का फायदा नहीं हो रहा है, जब आदमी का इंडिविजुअल फायदा जाति से जुड़ने से होने लगा है, तो आज ये हालत आ गई है कि जिस जातिगत जनगणना को अंग्रेजों ने निगेटिव मान के छोड़ा था, आज हमारे राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए 2022 में खड़े होकर के जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारत को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री हो रहा है, पर यहाँ का नागरिक फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से एससी से एसटी होते जाने की दौड़ में शामिल है। एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा आलोक जी। आप सेंसस को फॉलो कीजिए। 1861 में अगर सेंसस था, वहां से लेके अगर 31 को फॉलो कीजिए, तो बहुत सारी जातियां थी जो पहले बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट थी, फिर बैकवर्ड आई, बैकवर्ड से फिर फॉरवर्ड आई। इसका एक बहुत ही एग्जाम्पल जो मेरे को याद आ रहा है, जैसे नाई था। नाई पहले शेड्यूल कास्ट या अपर शेड्यूल कास्ट में रखा गया था, फिर उसने नाई को ओबीसी में लाया गया, फिर नाई को ठाकुर बना के नाई ठाकुर किया गया, और इस टर्मिनोलॉजी को बोला गया संस्कृताइजेशन ऑफ कास्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, अंग्रेजों ने लिखा हुआ है। पहले जो अंग्रेज थे तो लोग फॉरवर्ड होने की कोशिश करते थे, वो जातियों में अपग्रेडेशन कर रहे थे। पर जब से देश आजाद हुआ है और जब से जातिगत राजनीति शुरू हुई है, तब से लोग बैकवर्ड होते जा रहे हैं, पर देश फॉरवर्ड होता जा रहा है। तो ये हमें विचार करना पड़ेगा कि जाति से चपक करके रहने से, जाति को आइडेंटिफाई करने से हमारा देश महान बनेगा या जाति को छोड़ने से महान बनेगा। ये सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। डॉक्टर कौशल, आप तो डॉक्टर हैं, मतलब मेडिकल डॉक्टर हैं, आप पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं हैं। बीमारियां रोज नई बढ़ रही हैं, रोज नई बीमारियां दुनिया में आ रही हैं। क्या इस वजह से बीमारियों की पहचान, बीमारियों का क्लासिफिकेशन बंद कर दिया जाएगा? क्या बिल्कुल यही फॉर्मूला, अगर आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, आप जातियों को खत्म करना चाहते हैं, जाति के नाम पे होने वाला भेदभाव खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए अगर जातियां हमें पता होंगी, उनके नंबर पता होंगे, आंकड़े पता होंगे, तो क्या वो खत्म करना ज्यादा आसान नहीं होगा? डायग्नोसिस क्लियर होगी तो उसके हिसाब से इलाज हो जाएगा। दूसरी बात आपने कही कि पीछे हट रहे हैं कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ। तो इस वक्त इतिहास कितना पीछे जा रहा है? लोग 800 साल पुराने, 1000 साल पुरानी इतिहास में जा रहे हैं। तो ये तो तरह तरह से चल रहा है। लेकिन जो मूल सवाल है वो, क्योंकि मैं आपसे जानना, बीमारी को पहचानने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हो रही है अगर हम उसका इलाज करना चाहते हैं तो? देखिए, बीमारी जाति में नहीं है, बीमारी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में है। ठीक है? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म करेंगे और जाति के नाम को सिर्फ खत्म करेंगे, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। तो एक सर्जन और एक डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी है। माफ कीजिएगा, बीच में 1 सेकंड बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। आपने अभी उदाहरण दिया संस्कृताइजेशन का, कि अब वो जाति नौ से नौ ठाकुर। आज की तारीख में अगर एक ब्राह्मण कहता है कि मैं ओबीसी में शामिल होना चाहता हूं, या ठाकुर कहता है मैं ओबीसी में शामिल होना चाहता हूं, कोई ओबीसी है वो कहता है मुझे शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल करो, ये रिवर्स ब्राह्मणाइजेशन नहीं लग रहा है आपको? कि वो उस जाति को, जिस जाति का नाम लेना तक लोग ठीक नहीं समझते थे, आज वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्था उस जाति में शामिल होने का लाभ दे रही है। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूं आलोक जी। जब आदमी पर्सनल फायदे के लिए समाज और देश के बारे में सोचना छोड़ देगा, तो यही होगा कि एक ठाकुर भी, मैंने सुना है कुछ ठाकुर भी रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए ओबीसी बन रहे हैं। ओबीसी, जाट और गुज्जर में लड़ाई इस पे चल रही है कि शेड्यूल ट्राइब कौन है। शेड्यूल ट्राइब कह रहे हैं कि जी हम वैसे ही बहुत ट्राइब हैं, उसमें और लोग आ जाएंगे। तो ये जो पर्सनल गेन के लिए चीजें हो रही, यही मेरा सब, यही एक, मुझे एक तरीका बता दीजिए हाइपोथेटिकली भी, कि अगर हम जाति को आइडेंटिफाई करके, जाति को मानक मान करके
हम कौन सी ऐसी पॉलिसी, थ्योरेटिकली भी दिखा दीजिए कि आज से 200 साल बाद भी हम जाति के डिस्क्रिमिनेशन से दूर हो जाएंगे, मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि अगर हम जाति को छोड़ दें, मेरे दोस्त ने अभी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात की और इकोनॉमिक बेस रिजर्वेशन की बात की। मैं अपने दोस्त को सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि सारी जातियां नहीं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो दिया गया है उसमें वो सारी जातियों को रखा गया है जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया किसी भी जाति में। लेकिन उसमें किसी भी इंडिविजुअल जाति का कोई रिजर्वेशन नहीं है कि ब्राह्मण इतना होगा, ठाकुर इतना होगा, लाला इतना होगा, बनिया इतना होगा, या अनरिजर्व क्लास का सब क्लासिफिकेशन करके नहीं। उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया गया है जिसका इंडिकेशन केवल इकोनॉमिक है। मेरा यह मानना है कि आगे की राह वो है कि ये जितना भी 50% में SC ST OBC हैं, अगर ये खुद अपने ग्रुप के गरीबों को भला चाहते हैं, अपने ग्रुप में जो क्रीमी लेयर, आपको भी पता है सबसे ज्यादा बेनिफिट वही ले रहे हैं, ये सच्चाई है, ये मेरे दोस्त को भी पता होगी। लेकिन अगर उसमें भी इस इकोनॉमिक क्राइटेरिया को डाल दें फॉर टाइम बीइंग, तो उससे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा। और ग्रेजुअली कास्ट को छोड़े, जातियों को, अभी जितने भी राजनीतिक दल है सब ये कह रहे हैं कि जाति के बारे में कोई भी अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता, जाति सेंसस की बात हो रही है। अगर एक ऐसा एक मूवमेंट आए जब वो कहे कि सबके नाम से आगे से जाति हटा दी जाए, ये एक सिंबलाइजेशन आज लगेगा। आलोक जी, मेरे नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ, आपके नाम के आगे जोशी लगा हुआ है, लक्ष्मण जी के नाम के आगे यादव लगा हुआ है। अगर हमारे एक कानून बन जाए कि हमारे नाम के आगे से ये जाति हटा दी जाए ऑफिशियली कानून ला करके, तो मुझे नहीं लगता कि आज से 5 जनरेशन बाद जो हमारे बच्चे होंगे उन्हें अपनी जाति के बारे में पता भी होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम अपनी जाति से चिपके हुए हैं और उससे बेनिफिट लेने के लिए देश को, समाज को, सोसाइटी को फ्रेगमेंटेड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और जिसका फायदा बहुत सारी विदेशी ताकतें ले रही हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड उसमें बताऊंगा स्पेल में, जो आपने कहा कि हम 800 साल पीछे क्यों जा रहे हैं। जी, आपने कहा कि जाति लिखना बंद हो जाए कानूनी तौर पे। देखिए, जयप्रकाश आंदोलन के दौरान एक जाति छोड़ो आंदोलन भी चला था, बहुत से लोगों ने अपनी जाति लिखना बंद कर दिया। लेकिन वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक जाति है जिसके लोग अपनी जाति नहीं लिखते हैं और वो सब एक दूसरे को जानते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ जाति नहीं लिख देने से लोगों की जातियां खत्म हो जाएंगी? वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये जो सवाल है, जो अभी कौशल जी ने बात कही कि आर्थिक आधार पर अगर विभेद हो तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये जाति के नाम पर जाति की गिनती करने के बजाय जाति को खत्म करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। ये संभव क्यों नहीं दिख रहा है और क्यों ये मांग हो रही है? और मुझे एक शक और होता है कि जब, और बहुत सारे लोगों को ये शक है कि जब आप जाति की जनगणना करा लेंगे, उसके बाद फिर डिमांड ये उठेगी कि साहब हर चीज में अब जिसकी जितनी गिनती है उसको उतना हिस्सा मिल जाए। और मुझे लगता है सबसे बड़ा डर यही है। आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये अशोक जी, अगर इस पैनल पर हमारी जाति ना लिखी रहती तो कई बार पता ही नहीं चल पाता कि कौन लोग बात कर रहे हैं जाति पर। तो ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको नाम हटा करके आप खत्म कर देंगे, क्योंकि आप असल में जाति का मामला क्या है ना, ये जातियां ऐसी हैं कि एक ही जाति, मैं ब्राह्मण की बात कर लूं, उनमें भी हायरार्की बनी हुई है, कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कौन निकृष्ट है, शादियां नहीं होती हैं। ऐसे ही हर तबके में। एक बात तो ये कि ये मिथ्या है कि आप जाति खत्म कर देंगे, तो भाई मैं पता कैसे लगाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन लोग बैठे हुए हैं? मीडिया में तो मैंने अभी बताया 97 मीडिया, एकेडमिया, हर जगह तो वही बैठे हुए हैं। पता चला जात खत्म हो जाएगी तो पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। जब तक जाति खत्म हो सोसाइटी में नहीं, तब तक आप यहां नहीं खत्म करेंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें हुई। पहली बात ये कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, मैं सिलसिलेवार एक एक का जवाब दे रहा हूं। अंग्रेजों ने 1931 की जनगणना में जाति जनगणना कराई, 1941 की जनगणना में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते जनगणना प्रभावित हुई, आंकड़े नहीं जारी किए, और आज भी हमारे पास 41 के डेटा नहीं है। 51 से आया, तर्क क्या दिया गया, हमने जाति को खत्म करना है, नया राष्ट्र बनाना है। तो क्या धार्मिक सांप्रदायिक तनाव को खत्म नहीं करना था? क्या भाषिक तनाव को खत्म नहीं करना था जिसके आधार पर राज्य बन रहे थे? क्या लैंगिक भेदभाव को खत्म नहीं करना था? आदिवासियों और दलितों की गिनती क्यों किया?
एक तो तथ्य गलत ये है कि जातियां गिनी नहीं जाती हैं, आदिवासी और दलित गिने जाते हैं। सुप्रीम संविधान में जाति बाकायदे लिखी हुई है, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और 340 जो ओबीसी का मामला है, वहां केवल ये है कि आप कमीशन बनाएंगे और कमीशन के जरिए होगा। काका कालेलकर कमीशन का जिक्र आया। काका कालेलकर कमीशन में ये बात कही गई कि हमें आर्थिक आधार पर देना चाहिए और वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। मंडल कमीशन की बात क्यों नहीं होती? मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना का आधार बनाया, उस समय के सर्वेस का आधार बनाया, कुछ अपने सर्वे किए, क्वेश्चनायर किए और बहुत साइंटिफिक डेटा कलेक्शन है। और मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन ये है कि भाई कास्ट सेंसस कराओ अगर तुम्हें पता करना है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन कहाँ है। और मंडल कमीशन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में जो रिकमेंडेशन दे रहा है वो डेटा एनालिसिस है। हमारे जो प्रधानमंत्री जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक तो जाति नहीं बताई, तो भाई जाति का लाभ कौन ले रहा है? 14 में पता चली कि वो ओबीसी माँ के बेटे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मंडल कमीशन की भी बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये कुछ आंकड़े हैं, और उसके बाद 51 से धर्म गिना गया, तो क्या सांप्रदायिकता धर्म गिनने से बढ़ी? ये सवाल है। जाति को खत्म करना, जाति गिनने से कैसे जातिवाद बढ़ जाता? हमने जातियां नहीं गिनी है, फिर भी जाति के नाम पर भेदभाव इतना है कि लोग जाति के नाम पर मारे जा रहे हैं। जेलों में सबसे ज्यादा कौन है और एकेडमिया में कौन नहीं है? एक बात। जो सवाल है आर्थिक सर्वे का, किया था आपने आर्थिक सर्वे, सामाजिक और आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हुआ ये आलोक जी कि ये पूरी लड़ाई शुरू हुई जब राजनीति जातिवादी हो गई, और रजनी कोठारी ने उसका जवाब दिया कि ये पॉलिटिक्स का जातिवादीकरण नहीं, राजनीति का जातिवादीकरण नहीं, जातियों का राजनीतिकरण है। क्योंकि उसके पहले तो पक्ष विपक्ष, लेफ्ट राइट सेंटर, सब में अपर कास्ट के लोग ही लीडर बने थे। कोई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ने एक बाकायदे जारी किया, लिस्ट जारी की कि भाई चाहे वामपंथियों, दक्षिणपंथियों, मध्य मार्गी, सबकी लीडरशिप अपर कास्ट के पास है। सारे नेता कौन बने थे 1980 तक? के बाद जो कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, मूवमेंट चले, तो हिस्सेदारी की बात हुई। ये बात झूठ बोली जाती है कि वीपी सिंह ने मजबूरी में मंडल कमीशन लागू किया। इसका एक पक्ष हो सकता है मंडल कमीशन लागू करने का कि सरकार गिर रही थी, भाई देवीलाल आंदोलन कर रहे थे, सरकार गिर जाती। अगर उन्हें राजनीति ही करनी थी तो सवाल यह है कि संयुक्त मोर्चा की घोषणा पत्र में जाति मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना नहीं था। दूसरी बात, जैसे राम मंदिर लागू करना इनके एजेंडे में था, 370 हटाना, वैसे ही वहां भी था मंडल कमीशन लागू करना। दूसरी बात, 1991 में जब सरकार गिर गई, उसके बाद 1996, 1998 दो मौके आए जब लोग गए वीपी सिंह के पास कि आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाइए। वीपी सिंह ने नकार दिया, अगर उन्हें लाभ लेना होता तो आते। तीसरी बात, 1998 में देवगौड़ा की सरकार थी, कैबिनेट में पास किया गया कि 2001 की जनगणना में हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि आप मंडल लागू कर रहे थे तो जातियां पता ही नहीं थी, ये मंडल कमीशन कह रहा था। आप कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे, आप चिन्हित कैसे करेंगे कि कौन पीछे है कौन आगे करेगा? तो देवगौड़ा की सरकार ने पास किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अटल बिहारी की 13 दिन की सरकार बनी, पहले मंत्रिमंडल में 3 फैसले लिए गए, जिनमें पहला फैसला था कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे। भाई इसी जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आलोक जी, थोड़ा सा वक्त लूंगा। वीपी सिंह के सामने जब मंडल विरोधी आंदोलन के लोग जा रहे थे ना, और अखबारों में छप रहा था कि पूरा देश जल रहा है, नौजवान सड़कों पर हैं, तो वीपी सिंह ने एक बात कही थी, इस देश में 52% ओबीसी है, क्या उसके नौजवान नहीं है? क्या थोड़े से अपर कास्ट लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वही नौजवान है? लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया वीपी सिंह ने कि आप बहुत दिन तक किसी के हिस्से को मार करके उनको शांत नहीं कर सकते। तीसरी बात, ये भी बात आई कि यादव, जाट, गुर्जर इन्होंने विरोध किया, बिल्कुल ठीक बात है, उनको पता ही नहीं था कि इनसे हक कैसे मिलेगा। बिना आरक्षण के जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तब उन्हें समझ में आया कि भाई हम तो हिंदू बन के कुछ पाए ही नहीं, ये तो सारा कुछ उनको मिला है। आज देखिए लड़ाई हो रही है। तीसरी बात कि अब जो पूरा मूवमेंट 2001 तक आया कि कास्ट सेंसस नहीं हुआ, 2010 में इस देश की संसद में सर्वसम्मत से पारित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। गोपीनाथ मुंडे 6-7 मई 2010 पार्लियामेंट्री डिबेट निकालिए। गोपीनाथ मुंडे खड़े होकर कहते हैं कि अगर जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी नहीं होगी। मैं अब आखिरी वाला जवाब दूंगा आपके आर्थिक सवाल पर। हुकुम देव नारायण समाजवादी आंदोलन से निकले भाजपा के नेता, ये सारे भाजपा के नेता समर्थन में थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए।
पूरे सर्वसम्मत से पास हो गया, 2010 में होगा, और 2011 तक जाते आते नोटिफिकेशन आ गया प्रणब मुखर्जी के द्वारा कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराएंगे, जो जनगणना अधिकारी जो होता है, जो जनगणना आयुक्त, जो 1948 के एक्ट के तहत होता है, जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो सरकारी दस्तावेज होता है, उसके तहत नहीं कराया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, कई जगहों से कराया गया। 4893 करोड़ रुपए खर्च हुए SECC के लिए, और उसमें जातियां कैसे कैसे आप भटकाते हैं। मेरी जाति यादव है, अहिर है, इसके कम से कम 10 से 15 वर्जन मिलेंगे पूरे देश में। आपने क्या कह दिया, 15 अलग अलग जातियां हैं। तो ये क्यों? क्योंकि जनगणना आयुक्त के द्वारा नहीं हुआ, पॉलिसी मेकिंग के द्वारा नहीं हुआ, फॉर्मेलिटी की गई। लेकिन उसी में आलोक जी, जब आर्थिक सर्वे आया तो पता चला 2016 में अरुण जेटली जब जारी कर रहे हैं आर्थिक आंकड़े, तो कह रहे हैं 1% लोगों के पास 73% प्रॉपर्टी है। और वहीं जब पता लगाना था कि वो 1% लोग कौन है जो 73% प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, सामाजिक सर्वे और उसके आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए। इस देश का 5000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ है SECC 2011 पर, क्यों नहीं डेटा पब्लिक डोमेन में आया? अब तीसरी बात, 2018 में राजनाथ सिंह प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि हम 2021 में जात जनगणना कराएंगे। उसके बाद फिर लगातार ये मांग उठती रही, सब लोग कहते रहे कि जात जनगणना होगी, लेकिन 2020 तक आते आते क्या हुआ? 20 जुलाई 2021 नित्यानंद राय कहते हैं संसद में कि यह विजिबल नहीं है, मतलब इसमें बहुत बड़ा तंत्र लग जाएगा, हम नहीं गिन पाएंगे। 24 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हम नहीं गिन पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ कि जब तक आप विपक्ष में थे तो ईवीएम जैसे दोषी है, अब जैसे ईवीएम पर कुछ नहीं बोलते, वैसे जात जनगणना के पक्ष में ये लोग थे, अब उसके विरोध में है। आखिरी टिप्पणी, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। एक तो ये बात है कि मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि EWS का सर्टिफिकेट कौन लोग बनवा रहे हैं, और हमारे मित्र को ये पता होना चाहिए कि ओबीसी में भी ब्राह्मण आते हैं, कई जगहों के ब्राह्मण ओबीसी में आते हैं, कई जगहों के ब्राह्मण पहाड़ी इलाकों पर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि जाति के नाम पर ही वो मिलता है। दूसरी बात कि अब एक बात ये है कि अपर EWS रिजर्वेशन मिला तो वो जाति के नाम पर मिला है, कौन कह रहा है आर्थिक आधार पर मिला है? जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है उसे EWS मिल रहा है, वो 15% अपर कास्ट अपने को कहते हैं, उन्हीं को तो मिल रहा है। अपर कास्ट जो ओबीसी में क्रीमी लेयर में आ गया उसको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक सीमा 8 लाख है, EWS की आर्थिक सीमा 8 लाख है, इसलिए वो शुद्ध रूप से जातिगत आरक्षण है EWS। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर दे देना चाहिए। एक तो ये जाति के नाम पर इतने पुराने तर्क हैं साहब कि हमको लगता है अब जैसे मैं आदिवासियों की पहचान छुपाकर आदिवासियों के साथ भेदभाव मिटा दूंगा, ये हम अपर कास्ट अपर क्लास प्रिविलेज में बोलते हैं बड़ी बहुत मधुर भाषा में कि देश को आगे जाना था, देश पीछे ले जा रहे हैं। भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, जहां रिजर्वेशन नहीं है मुझे आंकड़े बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कितने जज आपने आदिवासी बनाए हैं? क्यों आखिर नहीं बन पाए? क्या वो मेरिट नहीं है उनके अंदर? नहीं, ये जो पूरा विमर्श है ना वो जातियां खोज लेता है। हमारे यहाँ चलता है किस्सा, क्या नाम है? नरेश कुमार, आगे बताओ, नहीं सर कुमार, ये पिताजी का नाम, उनका भी कुमार है, तो उनके बाद खानदान का नाम, और आखिरी में मेरे पास किस्से हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं इसलिए वैलिड नहीं होंगे, बाकायदे पूछा जाता है भाई कौन जात हो, साफ साफ बताओ। जातियां खोज ली जाएंगी, सरनेम की जरूरत नहीं होगी, जैसे वर वधु खोज लिए जाते हैं जाति के नाम पर। कोई देश पीछे नहीं जा रहा है, देश आगे जा रहा है, क्योंकि जिनको 50 साल में मौका नहीं मिला था, मंडल आंदोलन के बाद इस देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी बने, दलित बने, उसके बाद आज ये अगर देश आगे न जाता तो बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगते कि 27 ओबीसी हमने कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। ये देश में पहली बार हुआ 2020 के आसपास। ये ऐसा इसलिए नहीं है, आर्थिक आधार मामला ये नहीं है, भेदभाव जाति के नाम पर होगा। गरीब गरीबी की वंचना झेलता है, निश्चित रूप से झेलता है, लेकिन एक गरीब गरीबी के साथ साथ अगर जाति की भी वंचना झेले तो फिर आप कैसे कहेंगे कि वो केवल आर्थिक आधार पर उसको डेटा दे देंगे? कल्चरल कैपिटल नाम की एक चीज होती है, कल्चरल हेजिमनी। कल्चरल हेजिमनी पर बात ही नहीं होगी अगर आप इकोनॉमिक बात करते हैं। आप अपनी सोसाइटी को नहीं समझते क्या? सोसाइटी का कल्चराइजेशन कैसे होता है? दलित को आप कह रहे हैं एक पीढ़ी से रिजर्वेशन ले रहा है, पूरा का पूरा जुडिशरी है, बहुत ज्यादा उस पर बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। कितने परिवारों में सीमित है जुडिशरी? फिल्म उद्योग कितने परिवार में सीमित है? राजनीति तो उसका एक मुद्दा है साहब, मैं तो बार बार कह रहा हूं, पब्लिक डोमेन में डेटा आना राष्ट्र के हित में है।
इस राष्ट्र को पता चलना चाहिए कि जिसकी आबादी 85% है SC ST OBC और पसमानदा की, उसके लोग अगर 85% प्रोफेसर नहीं है तो ये राष्ट्र मुकम्मल नहीं है। 85% जज नहीं है, वकील नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ था कि मंडल के विरोध में यूथ फॉर इक्वलिटी 2006 में आया है? यूथ फॉर इक्वलिटी का मकसद क्या था? इस जो सुपर स्पेशलिटी जोन थी, मेरिट कंप्रोमाइज हो जाएगा। मेरिट कंप्रोमाइज था तो इस देश के कितने विश्वविद्यालय टॉप 100 में दुनिया भर में है? अब ये तो इंक्लूसिव हुए ना आपके यूनिवर्सिटीज। मैंने RTI लगाई थी आलोक जी, 596 कुलपति 2018 में देश भर के विश्वविद्यालयों में थे। केवल 6 दलित, 6 आदिवासी और 36 OBC थे। 550 कौन लोग थे? अपर कास्ट। 550 में 500 केवल ब्राह्मण। अगर मैं ये डेटा पब्लिक डोमेन में ले जाऊंगा तो क्या मैं जातिवाद बढ़ा रहा हूं? नहीं साहब, इस मुल्क को इंक्लूसिव बना रहा हूं। आखिरी बात, ये जो अरविंद पगड़िया कमेटी बनाई थी इन्होंने 2016 के बाद कि हम 18-19 में, हाँ, तो उस अरविंद पगड़िया कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई। सरकारों की मंशा ये है कि देखिए, जाति की राजनीति सबको करना अच्छा लगता है, इसलिए राइट लेफ्ट सेंटर सब जाति की राजनीति करते हैं। जैसे ही हम पूछेंगे कि भाई RSS का प्रमुख क्यों नहीं कोई दलित आज तक बना, या OBC क्यों नहीं बनता, महिला क्यों नहीं बनती, दरअसल हम इंक्लूसिव होने की बात करते हैं। राष्ट्र पीछे नहीं जा रहा, राष्ट्र बहुत आगे जा रहा है। जब आपने राष्ट्रपति बना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताई तो राष्ट्र आगे गया कि दलितों परेशान मत हो, हम आपके रिप्रेजेंटेशन देंगे। OBC प्रधानमंत्री बनाया तो बताई जाति। तो हम पूछते हैं कि OBC वालों, मंडल कमीशन की बाकी रिकमेंडेशन, आखिरी टिप्पणी बस खत्म कर रहा हूं आलोक जी, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में जानते हैं केवल 27% सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका क्या कर दिया? सब सरकारी चीज बेच दो, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है। अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं है। कितने प्रोफेसर वाइस चांसलर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? जाति खत्म कर देंगे तो ये सवाल खत्म हो जाएगा क्या? मंडल कमीशन कहता है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। रिजर्वेशन एक प्रतिनिधित्व का मामला है, आर्थिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रिजर्वेशन नहीं है। ये भ्रम इस देश के नागरिकों में बनाया गया क्योंकि सरकारें इसका उपयोग करती हैं। आप केवल शिक्षा में, रोजगार में अगर गरीबी उन्मूलन वो कर रहे हैं तो EWS रिजर्वेशन देने के बाद आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप आधार कार्ड, राशन कार्ड क्यों बनाते हैं? आप गरीबी रेखा क्यों निर्धारित करते हैं? आप सामाजिक रेखा क्यों नहीं निर्धारित करते? आखिरी बात कि अपर कास्ट ने सबसे ज्यादा इसका लाभ लिया है। अपर कास्ट ने आज तक कोई आंदोलन क्यों नहीं किया कि जाति खत्म कर रहे हैं? किया था आर्य समाज के लोगों ने, और आर्य समाज के लोगों को कहां पहुंचा दिया गया? जाति खत्म कीजिए, हम चाहते हैं। जाति खत्म होगी, जातिवाद खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, भेदभाव खत्म होगा। आप चाहते हैं पहले आरक्षण खत्म हो जाए, पहले जाति पर बात खत्म हो जाए, पहले जाति के आधार पर सर्वे खत्म हो जाए और जाति बनी रहे। ये मुझे लगता है कि इस देश के साथ बहुत बड़ा घात है, बौद्धिक घात है। हाइपोथेसिस है हमारे पास, इस देश में जिसको जितना संख्या है उतना उसको हिस्सा दे दीजिए। और ऐसा है कि ये इनविजिबल नहीं है, वो विजिबल है। आप कैबिनेट में हिस्सा दे रहे हैं साहब, 27% 27 मंत्री क्यों बनाया था आपने? आप कैबिनेट में होर्डिंग लगाते हैं। आइए इस देश के विश्वविद्यालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, प्राइवेट सेक्टर में, मंडल कमीशन कहता है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दीजिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन दीजिए। OBC प्रधानमंत्री क्या लागू करेंगे मंडल कमीशन? नहीं साहब, आप जाति बनाए रखना चाहते हैं, जाति हेजमनी बनाए रखना चाहते हैं। लैंड, ये मैं इस पे आता हूं लक्ष्मण जी, एक छोटा सा, कौशल जी अगर इसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, छोटा सा रिस्पॉन्स, क्योंकि उसके बाद एक और सवाल पूछना है और आप दोनों के पास ही समय की बाध्यता होगी तो बहुत लंबा चलाएंगे नहीं। इसका एक छोटा रिस्पॉन्स आप दे दें, उसका एक सवाल पे आप दोनों की टिप्पणी चाहता हूं। आलोक जी, ये जितनी भी बातें लक्ष्मण जी ने कही, आपने, हम यहाँ पे राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं जी, हम एक विचारक की तरह और देश के अपलिफ्टमेंट और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जितनी भी बातें की हैं और जितनी भी जातिवादी बातों को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, सब राजनीतिक तौर पे ही किया है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि जातियों के नाम पे जो राजनीति हो रही है वही सबसे बड़ी समस्या है। वो क्या रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम दलित प्रेसिडेंट बनाते हैं तो बताते हैं, OBC बनाते हैं तो बताते हैं।
यही तो समस्या है कि जातियों के नाम पे राजनीति करके उसी जाति के कुछ ठेकेदार सोसाइटी के सबसे टॉप मोस्ट क्रीमी लेयर में आते हैं, जिसका 1% का नाम ले रहे थे लक्ष्मण जी, वो वही 1% है। वो सारी जातियों में है, किसी एक जाति में नहीं है। और आपको और हमें मिलकर के यह सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। मिश्रा मेरे नाम के आगे लगा हो, मैं उसकी केयर नहीं कर रहा हूं। इन्होंने मेरे से कहा कि उसमें इकोनॉमिक में ब्राह्मण नहीं आते, उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एक सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बंधा हुआ है। और मेरे दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशन अभी 1950 में अडॉप्ट हुआ है, देश तब आजाद हुआ, डेमोक्रेसी राष्ट्र में तब आई है। तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर 50 से हमारे कंधों पे है। अगर हम इतिहास को साक्षी मान करके उसके ऊपर ही केवल सारे डिसीजन लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में, और ये जातिवाद की सारी बात अब देखिए आलोक जी, नॉर्थ ईस्ट में जातिवाद नहीं नजर आता, कश्मीर में जातिवाद नजर नहीं आता, साउथ के स्टेट में जातिवाद काफी कम हो गया। ये भी हो सकता है कि हमको नजर आ रहा हो, जो वहां का आदमी नजर आ रहा हो। हाँ, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति को नाम पे राजनीति अभी भी हो रही है। और यही वजह है, चूंकि हम बहुत बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, सबसे बड़े ज्यादा एमपी, यूपी और बिहार से आते हैं, इसलिए हमारी पार्लियामेंट जातिगत राजनीति में फंसी हुई है। मैं पूरी पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। और ये केवल उत्तर प्रदेश और बिहार की वजह से है। अगर यहाँ के लोग अपने जातिवाद को छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि देश से जातिवाद जल्दी खत्म होगा। मैं बस छोटी सी टिप्पणी, बस थोड़ा सा, एक तो सरकार जिसकी है, ज्यादा हमला तो उसी पर होता है, पहले भी होता रहा। अरे यहाँ पे मैं सरकारी रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहा हूँ दोस्त। कौशल जी, आपको संबोधित भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो उन लोगों का मैंने बाकायदे तथ्य गिनाए कि आप वादा करके मुकर गए। तो आज जो है, जो 2021-22 में जनगणना कराएगा, मैं उस पर प्रेशर बिल्डअप भी कर रहा हूँ। दूसरी बात, केवल उत्तर भारत में जातिवाद नहीं है, और एक तो जाति पर बात करना जातिवाद नहीं है, मैं इसको सिरे खारिज कर रहा हूँ। इसी देश में तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। तमिलनाडु में पुजारी में रिजर्वेशन खत्म करके, जो हजारों साल से रिजर्वेशन चला रहा था, अब लिखित एग्जाम से वो हो रहा है। केवल उत्तर भारत की समस्या नहीं है। तीसरी बात कि हम देश को आगे ले जाने के लिए जातिवाद थोड़ी ही बढ़ा रहे हैं। अगर हम पूछ रहे हैं जज कितने बने, प्रोफेसर कितने बने, वकील कितने बने, तो ये राजनीति है मेरी। मैं किसी दल का नहीं। इसका एक क्विक रिस्पांस, तमिलनाडु की बात की, 69% रिजर्वेशन की बात की, वहां पे 69% रिजर्वेशन है, इंस्पाइट की 96% रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का है। टॉप करने वाले सारे ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वहां पे टॉपर है। वहां पे सो कॉल्ड ब्राह्मण बैकवर्ड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे 69% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यही राजनीति है। तमिलनाडु एक पिनाकल है राजनीति के पूरे ये रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का। अगर पिनाकल देखना है तो तमिलनाडु है, जहां पर 4% से कम सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट बची हुई हैं, सब एलिमिनेट हो चुकी हैं। 96% रिप्रेजेंटेशन ओबीसी और एससी एसटी का है, और उसके बाद भी 69% रिजर्वेशन है। यही सच्चाई है। मैं इसी साइकिल से देश को निकालना चाहता हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। 3% आलोक जी वहां रिजर्वेशन था, 3% आबादी अपर कास्ट की, इसीलिए तमिलनाडु ने कहा। ये देखिए, अगर ये मेंटेलिटी रहेगी, अगर मैं पहली से सिरे से खारिज करता हूं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में नॉन डेमोक्रेटिक है। अच्छा, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। इसको अगर बेसिस बनाया जाएगा तो कभी भी देश का और जनता का उत्थान नहीं होगा। अगर जिसके फंडामेंटल ही गलत हो, हम उससे बहस नहीं कर सकते, हम उस कॉन्सेप्ट पे नहीं लड़ सकते। और मंडल कमीशन के ऊपर, मंडल कमीशन के जो सेक्रेटरी थे, उनका लेटर जो साथ में लगा के दिया गया था, आप जाके उसको पढ़िए। उसमें यह लिखा हुआ था कि मंडल साहब कभी भी गए नहीं, कोई पब्लिक सर्वे नहीं किया, 1931 के सेंसस की कॉपी उठा के देख ली, और 4 दिन तक घूमे थे केवल वो। उनके लेटर को पढ़िए, और उसमें उनका नेगेटिव रिमार्क भी था। अगर उस मंडल कमीशन पे आप जाएंगे तो मंडल कमीशन अपने आप में ही एक सबसे बड़ा फ्रॉड था, जिसके बेसिस पे पॉलिसी बनी।
मैं केवल ये बात बता दूं, ये मैं फिर से कह रहा हूं, देश में सबकी हिस्सेदारी हो, ये किसी पार्टी का विचार नहीं है, ये देश का है। देश, राष्ट्र, समाज, इसका मतलब क्या होता है? सर, सारे इंडिविजुअल की पार्टीदारी हो, भागीदारी हो, जाति की भागीदारी नहीं हो सकती। जाति की, डेमोक्रेसी की यूनिट इंडिविजुअल है, डेमोक्रेसी की यूनिट जाति नहीं है। जब हम वोट देने जाते हैं तो इंडिविजुअल जाता है, जब हमारा आधार कार्ड बनता है, बैंक अकाउंट खुलता है, जब हमारा पासपोर्ट बनता है, इंडिविजुअल होता है। डेमोक्रेसी की यूनिट इंडिविजुअल होती है, जाति नहीं होती है। और जो आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की आजादी के बाद, अच्छा कौशल जी की बात हो गई। अच्छा आप पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं, सिग्नल डाउन हो गया कौशल जी का, तो हाँ मुझे लग रहा है उनका सिग्नल डाउन हो गया है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ, अभी कौशल जी जुड़ जाएंगे तो उनसे भी जवाब लेंगे, नहीं तो लक्ष्मण जी आप बताएं कि ये जो बिहार में चल रहा है, अगर बिहार में नीतीश सरकार, जो आसार दिख रहे हैं कि वो जाति की जनगणना करवाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर जाति की जनगणना का प्रस्ताव वहां पास हो जाता है तो इसका भारत की राजनीति पे क्या असर दिख सकता है? आलोक जी, एक तथ्य था जो मैं बीच में रखना चाह रहा था, अभी रख दे रहा हूं। इस देश की कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के विधानसभा में जाति जनगणना पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दिए हैं। 2020-21 से इन लोगों ने थोड़ा उसे मुकरना शुरू किया, क्योंकि 2018 तक राजनाथ सिंह कहते थे कि होगी। सवाल ये है कि बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसके तो और भी वजहें हैं। नीतीश कुमार, नहीं, मैं बिहार की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसीलिए बिहार की नहीं, बिहार में यदि ये पास हो जाता है तो देश की राजनीति पर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर बिहार, अच्छा ठीक बात ये है ना कि यूपी और बिहार, ऐसा नहीं है हम उत्तर भारत के हैं तो कई बार लगता है कि हम ही हावी हैं। दक्षिण भारत में हमसे ज्यादा रेडिकल सोशल कल्चरल मूवमेंट हुए हैं, तो वहां पहले से इसके तमाम पॉलिसीज पर पास किया जा चुका है, उनको विधानसभा में पारित किया गया है। असल में लोकतंत्र में जब तक आप दबाव नहीं बनाते हैं, तब तक आपकी मांग कितनी भी जेन्युइन हो, वो किसानों ने भी बताया, वो 2 अप्रैल के भारत बंद ने भी बताया, रोस्टर मूवमेंट ने बताया। असल में डेमोक्रेसी कहती ये है कि आप अपने संख्या बल से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाते हैं। मुझे लगता है अगर बिहार में ये काम होता है और ईमानदारी से हो, राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक हितों से आगे बढ़ करके अगर एक ओपन डिबेट करानी है ताकि एक इंक्लूसिव डेटा आए, वो चीज हमें लगता है केंद्र पर दबाव बनाएगी। और आलोक जी, मुझे इस बार ये लगता है कि ये दबाव कहीं ना कहीं है केंद्र सरकार पर, इसीलिए कोविड के गए, मतलब कोविड पूरी तरह से भले न गया हो लेकिन बाकी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, तो ये डेटा कलेक्शन का सेंसस हो सकता था, सेंसस रुका हुआ है और वो काम होगा। और एक आखिरी बात ये कह दूं कि केवल आंकड़े अगर आ जाएंगे, मान लीजिए कल को बीजेपी तैयार हो जाए, मान लीजिए वो कह दे कि हम 2021 की जनगणना जो 22 में होगी या 23 में होगी, हम जाति जनगणना कराएंगे, तो इससे ही सारा हित हो नहीं जाएगा SC ST OBC का। ये एक बेसिक डेटा कलेक्शन होगा। उस डेटा कलेक्शन में ही हम ये देख पाएंगे कि अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों में, या जिनको EWS में भी, जिनको रिजर्वेशन या जिनका सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल अपलिफ्टमेंट हो गया है, हम उन्हें भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो बहुत पीछे रह गए उन्हें भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग होगी, फेलोशिप से लेकर के गरीबी उन्मूलन से लेकर के जो भी देश में पॉलिसी मेकिंग होती है वो आइडेंटिफिकेशन से होती है। आप गरीब को गिन नहीं पाएंगे तो गरीबी रेखा नहीं बना पाते। वैसे ही अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा, कास्ट को खत्म करना होगा, तो उस पूरे विमर्श के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। और इससे वो डेटा आपको फर्दर एक्शन प्रोग्राम में ले आने होंगे। वरना जाति जनगणना अगर हो भी गई तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन तो इतनी शानदार है, वो सोशियो इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन है, लेकिन वो लागू ही नहीं है, तो वो कूड़े में पड़ा हुआ है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन, वो लागू नहीं हुआ, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसलिए मेरा कहना यह है कि एक बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स कितनी बदलेगी ये मुझे पता नहीं, कि कौन से दल कौन सी जाति को साधेंगे, क्या होगा, ये अलग बहस है। देश का फायदा होगा क्योंकि हम एक खुली बहस कर पाएंगे विद डेटा एनालिसिस, और हम हर तबके में चिन्हित कर पाएंगे और सबको सबका हिस्सा मिलेगा। तो मुझे लगता है इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या है, इससे बड़ा देश 21वीं सदी 22वीं सदी में कहां जाएगा। अब गोबर में विज्ञान ढूंढना हम नहीं कर रहे ना, हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस। और इंक्लूसिवनेस जाति, किसी पार्टी,
किसी विचारधारा से बाहर की चीज है, वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डायलॉग, कास्ट सेंसस, ये सब कुछ नेशन बिल्डिंग का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर कौशल, फिर उनका कनेक्शन टूट गया है। मैं चाहता था कि आखिर में उनकी एक टिप्पणी हो जाए, लेकिन वो बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब हमें कार्यक्रम को समाप्त करना है, वक्त पूरा हो गया है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। किसी और दिन, किसी और वक्त उनसे बात होगी। जो अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव कह रहे हैं, इसको देखें तो ये लगता है कि हाँ, क्या ऐतराज है। अगर जातियों की गिनती हो जाए, तस्वीर सामने हो, तो उसके हिसाब से शायद बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इस तर्क को आप दो नजरियों से देख सकते हैं। एक, बिल्कुल साफ नजर से देखिए तो हाँ ठीक है। दूसरी नजर ये है, जैसे कि अभी कुछ विवादों में चल रहा है, कि साहब कानून में ऐसा करना प्रतिबंधित है, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, जान लेने में क्या हर्जा है। तो जान लेने में क्या हर्जा है कि पीछे फिर बात जब बढ़ती है तो कहां तक जा सकती है पता नहीं है। तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी वाला सवाल अंदाज है। इसलिए शायद दोनों तरफ से इस विषय पे बहुत गंभीर दबाव है। डॉक्टर कौशल मिश्रा जुड़ गए। कौशल जी, मैंने एक सवाल पूछा था, पता नहीं आपने सुना या नहीं। मैंने पूछा था कि अगर बिहार में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो उसका भारत की राजनीति पे क्या असर देखेंगे? बिहार की राजनीति पे नहीं, बाकी देश की राजनीति। मुझे लगता है कि सिर्फ एक स्टेट में अगर ये कुछ पास भी हो जाता है, तो जो कास्ट सेंसस है, इट इज सेंटर सब्जेक्ट, केंद्र का सब्जेक्ट है, और जातिगत जनगणना स्टेट नहीं करा सकता, होम मिनिस्ट्री के थ्रू होती है, तो इट्स इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो करा भी लेगा, पास भी हो जाएगा, उसका कोई फर्क लीगली नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। बट अब राजनीति की बात कर लें, इस जातिगत जनगणना के प्रस्ताव पास हो जाने से सिर्फ नीतीश कुमार जी को फायदा हो सकता है, और भारत देश में किसी भी को भी फायदा नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कि दूसरे राज्यों में दूसरे नीतीश कुमार होंगे जो फिर ऐसा ही फायदा लेंगे? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि सबसे ज्यादा जातिगत वोटिंग, जातिगत राजनीति बिहार में ही भारी है। और जितने भी बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में भी जाति काफी भारी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, वो जाति में फंस करके इस समय काफी नीचे आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश काफी डेवलप हो चुका है। मैं आखिरी बात बोल दूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आजकल राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। लोग सबका साथ सबका विकास की बात करने लगे हैं। मैं ये इंडिविजुअल की तरह बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं, आज आगे का फ्यूचर यही है कि सब लोग, क्योंकि आप देखिए ना, अखिलेश यादव ने एमवाई की जाति की पॉलिटिक्स की, आउट हो गए। कांग्रेस ने दलित यादव और ब्राह्मण की पॉलिटिक्स की, आउट हो गए। तो जब भी, क्योंकि आगे का फ्यूचर तो यह है ना कि ग्रेजुअली हर आदमी वोट करने लगेगा। जब ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने लगेगा, तो लोगों को सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करनी पड़ेगी, और वो जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। एक छोटा सा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि राज्य जनगणना नहीं करा सकता जातिगत। कई जगह पे हुई भी है जनगणना, इवन मध्य प्रदेश से लेकर के दक्षिण के राज्यों में। होता ये है कि वो लागू नहीं हो सकता, वो वैलिड नहीं है, वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। लेकिन एक प्रेशर बनाने के लिए आप गिनती करा सकते हैं। अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि हम मोबाइल डेटा के कलेक्शन के जरिए हम वो करेंगे, तो जनगणना आप करा सकते हैं, हालांकि वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड जो सेंसस कमिश्नर है, 1948 एक्ट है, उसके जरिए होगा, तभी वो वैलिड होगा। लेकिन प्रेशर तो आप बिल्डअप कर सकते हैं ना कि भाई बहुत कुछ करो। अब मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर का प्रेशर ही तो बन रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री थोड़े उस पर कुछ बोलते हैं, राजनीति तो बहुत कुछ हो रही है। और चुनाव कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, सपा बसपा आरजेडी से बड़ा सवाल है जाति जनगणना। और ये जाति जनगणना गोपीनाथ मुंडे का सवाल है, जो बीजेपी के सांसद थे। हुक्म उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यहाँ पे किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं यहाँ के भारतीय नागरिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समय हो गया, लेकिन एक सवाल आएगा ही कि देखिए, ये राजनीति एक तरफ 80-20 की राजनीति हो रही थी, तो उस पर 85-15 की राजनीति शुरू हो गई है। और इन दोनों में सवाल तो उठता ही है कि नंबर क्या है, गिनती क्या है, कौन कहाँ है। जब चुनाव लड़ते समय राजनेता और राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों के जाति के चार्ट बनाते हैं,
तो इस देश की जनता को ये जानने का हक क्यों नहीं है कि किस हिस्से में कितने लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या उनके साथ क्या हो रहा है। इसका दुरुपयोग हो, इसकी आशंका जैसे डॉक्टर कौशल मिश्रा को है, मुझे भी है, लेकिन दुरुपयोग तो फिर बहुत चीजों का हो सकता है। संविधान बनाने वालों ने कहा था कि संविधान जिन हाथों में होगा वो लोग इसे कैसे चलाएंगे, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आप दुरुपयोग के डर से अगर काम करना बंद कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत सी चीजें बंद करनी पड़ जाएंगी। इसीलिए फिलहाल क्या तय होता है पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये विषय उठा था, मुझे लगा इस विषय पे एक मुकम्मल बातचीत जरूरी है। इसलिए मैंने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को और डॉक्टर कौशल मिश्रा को बुलाया, जो दोनों अलग अलग विचार रखते हैं लेकिन विषय पे गंभीरता से विचार करते हैं, सोचते हैं, अपनी बात रखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे काफी कुछ समझने को मिला, ऐसे दर्शकों को भी मिला होगा। आप सबका यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से आग्रह है अगर बातचीत आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।